बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे भारत में जो कुछ भी हो रहा है। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, मुसलमानों के खिलाफ खासा घेरा तंग किया जा रहा है। भारत जो इस वक्त हुक्मरान जमात है बीजेपी, उसकी तर्जुमान की जानिब से गुस्ताखी रसूल जो है वो की गई है। उस हवाले से अभी तक दीगर मुस्लिम ममालिक समेत पाकिस्तान ने किस किस्म का रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, इसको आज प्रोग्राम में मौजूद बहस लेके आएंगे। साथ ही साथ आज मुल्की सियासत और जो सियासी हमारी इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है उसको भी डिस्कस करेंगे और उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि अब से चंद ही घंटे कबल एक बयान सामने आया जिसके अंदर इमरान खान की जान को ख़तरे का जिक्र था, लेकिन 24 से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया और बाबर अवान साहब ने उसके ऊपर एक वीडियो पैगाम भी दिया। वो क्या था, क्यों दिया गया, क्या हकीकत है और इसके हवाले से मौजूदा हुकूमत क्या कह रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से जैसे ही उनकी बेल ख़त्म होगी उनको उन्हीं की सिक्योरिटी अरेस्ट कर ली जाएगी। वज़ीर दाखिला ने इस हवाले से बयान दिया, उसको मौजूद बहस लेके आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफ़े दे चुकी है, लेकिन स्पीकर साहब आज 5 घंटे तक उनका चैम्बर में इंतज़ार करते रहे। वक्त सुबह 11 से शाम 4 बजे तक का दिया गया, लेकिन पीटीआई की जानिब से कोई वहाँ पर पेश नहीं हुआ। जब पेश नहीं होगा तो आईनी बहरान होगा, इस्तीफ़े इस तरह एक्सेप्ट नहीं हो पाएंगे। अगर हो पाएंगे तो क्या सूरत हाल होगी, उसको भी डिस्कस करेंगे। चंद रोज़ कबल जो है गैस की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं और उन गैस की कीमतों के हवाले से लोग ऑलरेडी कंसर्न हैं, क्योंकि उससे कबल पेट्रोल और बिजली की कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं। मुल्क के अंदर लोड शेडिंग जारी है और मौजूदा हुकूमत का कहना यह है कि वो तमाम वसाइल बरूए कार लेके आ रही है जिससे वो लोगों की हालत ज़ार को बेहतर कर सकेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान इंसाफ के सीनियर रहनुमा है फयाजुल हसन चौहान साहब। वेलकम टू द शो चौहान साहब। सेनेटर सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका सहर कामरान साहिबा। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा फयाजुल हसन चौहान साहब। पहले मैं चाहता हूँ ज़रा भारत वाले मामले के ऊपर आप अपना ओपिनियन दे दीजिए। ये जो कुछ भी भारत में हो रहा है, एक ख्याल किया जा रहा है कि ये सारा एक प्लान है जिसके तहत ये किया जा रहा है और इस सब के अंदर जो इस वक्त उम्मत मुसलमानों की है उसका रिएक्शन, पाकिस्तान का रिएक्शन आप कैसे एनालाइज करते हैं सारी सूरत हाल को फयाज साहब? लेकिन सबसे पहले तो मैं नूपुर शर्मा जो बीजेपी की तर्जुमान है, जिसने 24 मई को टाइम्स नाउ इनका एक चैनल है, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और किस इशू पे की। ये इनका उत्तर प्रदेश जो है वो एक जो रियासत है वहाँ का एक शहर है, वाराणसी है। वहाँ पर एक मस्जिद है, उस मस्जिद के साथ ही कोई थोड़े से फासले पे या एडजेसेंट एक मंदिर है। आज हिंदू खवातीन अदालत के अंदर चली गई कि जनाब ये जो मगरबी दीवार है इस मस्जिद की, उस दीवार के ऊपर हमारे एक मजहबी देवता का अक्स आ रहा है और हमने अक्स देखा है, इसकी वजह से हमें इजाजत दी जाए कि हम इस दीवार के साथ इबादत और रसूमात जो हिंदुआना है अपनी मजहब की वो हम पूरी करें। अच्छा, इसके खासा ऑब्वियसली वो मस्जिद है, मस्जिद का प्रेमिसेस है, उस मस्जिद के प्रेमिसेस में आप जो है ना इस किस्म की हरकत करें। मंदिर का प्रेमिसेस और है, आप पूरी आजादी के साथ वहां पे अपनी इबादत करें। इसके ऊपर एक क्राइसिस खड़ा हुआ है। उस सिलसिले में एक टॉक शो था जिसमें फिर खातून ने जो हरकत की, मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। मैं तो सिर्फ बीजेपी की लीडरशिप को, नूपुर शर्मा को और इस तरह की बाकी जो करैक्टर्स है उनको सिर्फ एक दूंगा कि 150 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों का एक नारा है कि हमने हर तकदीस रसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है और तोड़ के सिलसिला रस्म सियासत का फसूल एक फकत नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। ये 150 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों का ये नारा है। तो इस वजह से बराए मेहरबानी अपनी औकात में रहें। और ठीक है, आप लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, हिंदुत्व के नजरियात के नंबरदार हैं, आपको हिंदुइज्म के अलावा पूरे बर्रे सगीर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ना मुसलमान पसंद है, ना सिख पसंद है, ना ईसाई पसंद है, ना बुद्ध मत पसंद है। लेकिन ये हरकत ना करें कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर, एक तो आपको हिंदुस्तान के अंदर ही आपके लिए बहुत से मामलात जो है वो खराब हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये तो यकीनी तौर पे एक ऐसा एक्ट है जिसको कंडेम हर कोई मुसलमान कर रहा है और बहुत सारे ऐसे भी नॉन मुस्लिम्स भी कर रहे हैं जो कि सारे समझते हैं मुसलमानों के जज्बात को और उनकी अकीदत और मोहब्बत को जहाँ सल्लम से। अब इस सब में जो उम्मत मुस्लिमा का मजम्मत रोल रहा है और जो पाकिस्तान ने इस हवाले से एक्शन लिया है, आप सेटिस्फाइड हैं उससे? देखें, आपके सामने है, पिछले 3.5 सालों में इमरान खान साहब ने एक वजीर आजम की हैसियत से
पाकिस्तान के वजीर आज़म की हैसियत से इस इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो अजीम शान स्ट्रगल की, बेमिसाल फ़कीदुल मिसाल ताबनाक, जिसके नतीजे में 15 मार्च का दिन अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पे इस्लामोफोबिया के खिलाफ बाकायदा तय कर दिया गया मनाने के लिए, ये पूरी एक स्ट्रगल थी। आपने रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हर मुल्क में जाके जनाब इमरान खान साहब ने इस इशू को हाईलाइट किया। एक तो बुनियादी तौर पे ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो हुक्मरान है, जो बड़े ममालिक के हमारे जो हुक्मरान है, वो कम अज कम जुर्रत के साथ और हिम्मत के साथ, जिस तरह इमरान खान साहब ने किया था, लेकिन बदकिस्मती से जब आप का रवैया और स्टैंस रखते हैं तो फिर आलमी ताकतों के और मुल्क दुश्मन ताकतों के भी कान खड़क जाते हैं, फिर वो उसके खिलाफ साजिशें भी करते हैं, फिर उसके खिलाफ रिजीम चेंज के ऑपरेशंस भी करते हैं, फिर उनको उतारते भी हैं। लेकिन सारी चीजों के बावजूद हमारे तमाम मुसलमान ममालिक के जो हुक्मरान हैं उनको फ्रंट फुट पे आके इसके ऊपर जो अदा करना चाहिए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ सर ज़रा लोकल सियासत भी देखें, मामलात खासे पेचीदा हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जी 2 बार पेट्रोल की कीमत में इजाफे से जो है वो इक़्तिसादी बहरान से मुमकिना तौर पर हम निकल आए हैं या निकल आएंगे। ये उन्होंने आज अपनी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दी है। ये बढ़ाना ज़रूरी था, मुश्किल फ़ैसले ज़रूरी थे, वो उन्होंने कर लिए हैं। अब आप चूँकि अपोजिशन का हिस्सा हैं, वो तो आपका सेंटिमेंट या आपकी पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन अगर आपकी हुकूमत होती तो इसी किस्म के स्टेप्स लेती, क्या करती? कुछ लोगों को क्लैरिटी ऑफ थॉट दे सकते हैं आप? देखें डॉक्टर साहब, हमने तो 4 महीनों के लिए 30 जून तक पेट्रोलियम मसनूआत को जामद कर दिया था, और जामद किसी वजह से किया था। अब आप तसल्ली से सुनिएगा। जी। आज 15 दिन पहले नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग होती है, जिसको चेयर वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। वहां पर तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेड उसके मेंबर हैं। ये कौमी अदारा है। वहां पे रिपोर्ट पेश की जाती है 2021-22 की। बताया जाता है जी जीडीपी ग्रोथ रेट 5.97। शहबाज शरीफ साहब खड़क जाते हैं। वहां बताया जाता है जी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा 31 अरब डॉलर की फॉरेन रेमिटेंस। फिर बताया जाता है पिछले 20 सालों में, 15 सालों में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट लेवल आपका 32 से 33 अरब डॉलर। फिर बताया जाता है कि पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा जनाब 6000 अरब के राउंड अबाउट होने वाला है, और जिसमें से 11 महीनों का 5380 अरब हो चुका है, और अगला आखिरी महीने में तकरीबन ये 6000 के करीब हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब। फिर उसके बाद अगला बताया जाता है कि आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 4.4 पिछले 10 सालों में सबसे बेहतरीन। फिर बताया जाता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 7.2 पिछले 10 सालों में सबसे बेहतरीन। फिर बताया जाता है कि जनाब आपका लार्ज स्केल जनाब मैन्युफैक्चरिंग, उसका जनाब आपका ग्रोथ रेट 10.4। कहने का मकसद ये है शरीफ साहब की अकल भी दंग और रंग भी फक। वो बार बार पूछे यार ये बिल्कुल ठीक आप फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं कि ये क्या है। उनका जनाब वाला ये फैक्ट्स एंड फिगर्स 100% ठीक है। तो जनाब हम तो इकोनॉमी ऐसी छोड़ के गए थे, और ऐसी इकोनॉमी के अंदर हम 450 अरब रुपए की सब्सिडी देके पेट्रोलियम मसनूआत को हमने सस्टेन और मेंटेन रखा हुआ था। तो ये तो हमारी प्रोफिशिएंसी है। अब इनसे चीजें संभलें। इन्होंने अपनी सारी लूटमार की तरफ तवज्जो रखी है। सर वो कहते हैं कि आपने आईएमएफ की जो डील है ना, आपने उसमें आईएमएफ को दगा दिया है, आपने उनको धोखा दिया, आप डील से हट गए हैं, और आपने वोट लेना था और आपको पता था नो कॉन्फिडेंस की मूव आ रही है, वो कामयाब होनी है, इसलिए आपने जो है ये सब कुछ ऑल्टर किया ताकि आप जो है वो सिंपैथी ले सके और हम पे गलबा आ सके उस चीज़ का। नहीं जनाब, आपका जो जनाब तहरीक अदम एतमाद का जो 7 तारीख को तो आपका वो साइफर आया था, वो मेमो आया था, 7 तारीख को आया। ये बात नहीं है। हमारे पास पैसा था ना। देखो 3,500 अरब रुपए से ज्यादा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी टैक्स रेवेन्यू नहीं हुआ। पहली दफा 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में हमने 6,500 का टारगेट रखा हुआ था जो हमने कर लेना था, लेकिन उसके बावजूद हमारी हुकूमत फरवरी के एंड में जनाब समझ लें कि डिस्टेबलाइज होना शुरू कर दी। फिर भी 6,500 अरब, डबल। हमारे पास तो पैसा था ना। हमने उस पैसे की वजह से हमने वहां से पैसा निकाल के जनाब लगाना था। हमने आईएमएफ के जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी हम उनको तो वायलेट कर ही नहीं रहे थे। हमारे पास पैसा मौजूद था। अब इन्होंने पैसा उड़ा दिया। अच्छा, फिर
हम 22 अरब डॉलर का जनाब ज़र मुबादला छोड़ के गए, आज तकरीबन 9 अरब डॉलर जो है वो रह गया है। 9 अरब में से भी आप जनाब जो कमर्शियल बैंकों का पैसा है वो तकरीबन 6 अरब डॉलर के करीब है, रियल में तो 3 अरब डॉलर भी नहीं रह गया। अब ये देखते हैं कि IMF जनाब इनको बेल आउट पैकेज देगा। IMF ने जनाब इनके कान मरोड़ के, इनको बंदे का पुत्र बना के, पाकिस्तान की इकानमी को टाइट करके, पाकिस्तान की गरीब आवाम का खून छूट के अब जो इनको पैसे देने हैं तो उसका खमियाजा तो पाकिस्तान की इकानमी और आवाम जो है ना उसको भुगत रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं सर कि ये जितनी भी सूरत हाल है, इस सारे सूरत हाल में रीसेंट पास के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसमें नैब के कवानीन के अंदर तरमीम की गई, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट वाला मामला है, FIA वाला मामला आपके सामने है, EVM वाला मामला आपके सामने है। PTI के ऊपर एक इल्ज़ाम ये लगता है कि यार अगर आप लोगों ने इसको रोकना था तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म था, आप ईवान के अंदर बैठे रहते और इनको सख्त मज़ाहमत होती, और आपने 35 सीटों के साथ इतना मसला डाली रखा था, अब तो आपके पास नंबर भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो ये ज़्यादा बेहतर अमल या अमर होता। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने इस्तीफ़े दे दिए तो आज आप वहाँ पर फॉर्मली पेश हो जाते, स्पीकर साहब आज का 5 घंटे आपका इंतज़ार करते रहे, आप आ जाते तो ज़रा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। बहुत सारे इल्ज़ाम ये भी लगते हैं कि जी मुराद ले रहे हैं आप लोग अभी तक, तो क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पे? इस पे आप एक चीज बड़ी क्लियर सुन लें, ये पॉलिटिक्स है ना इस वक्त, ये अंजुमन गुलामान अमेरिका और ये इम्पोर्टेंट जो कर रही है, ये बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है, गंदी पॉलिटिक्स, झूठ की, गोएबल्स की, मैकियावेली की। अब सुने, हकीकत ये है जो कल हमारी कोर कमेटी के अंदर भी तय हुआ कि हम रिजाइन दे चुके हैं और हमारे रिजाइन हमारे स्पीकर कासिम सूरी ने एक्सेप्ट करके डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं, फारिग कर दिया ये प्रोसेस, हम फारिग हो गए हैं। नोटिफिकेशन इन्होंने करना है, नोटिफिकेशन ये कर नहीं रहे, इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन कर नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह इस वक्त जनाब बी टीम बने हुए हैं जनाब नून लीग के, तो हमें पेश होने की जरूरत ही नहीं है, हम किस बात की पेश हो, हमारे तो एक्सेप्ट हो चुके रिजाइन, इलेक्शन कमीशन जस्ट नोटिफिकेशन करे, अब वो नहीं कर रहे। ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और मीडिया को बेवकूफ बनाने के लिए वो जी हम 5-5 करके 8-8 करके बुला रहे हैं, और अब इनका प्लान ये है कि इकट्ठे इलेक्शन कराने के बजाय 5-5 इलेक्शन ये कराएंगे या 10-10 इलेक्शन कराएंगे, लेकिन जो कुछ भी करेंगे रुसवाई, जगहसाई और सियासी बेह इनके खाते में आनी है और आ रही है। अच्छा फयाज साहब, आप माशाल्लाह बड़ा साहिब नज़र हैं और बड़ी दबंग गुफ्तगू करते हैं, ज़रा कोई अंदर की कहानी भी बताएं, कोई लोगों को समझाएं भी, इलेक्शंस आप इस साल देख रहे हैं या नहीं देख रहे? बड़ा रैशनल एनालिसिस चाहिए मुझे आपका। देखो बात ये है, इलेक्शन नवंबर की अपॉइंटमेंट है, नवंबर की अपॉइंटमेंट के बाद इलेक्शन अनाउंस, इनकी तरफ की प्लानिंग है। देखो, एक अल्लाह की प्लानिंग है, एक इधर बंदों की प्लानिंग है, ठीक है। बंदों की प्लानिंग में हमारी प्लानिंग ये है कि जनाब जून के बजट के बाद इलेक्शन अनाउंस हो और सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, हमारी प्लानिंग ये है। दूसरी हमारी जो मुखालिफ है, जो हुकूमत में है, उनकी प्लानिंग ये है कि नवंबर गुजारने के बाद हालात वाक़ियात वो देखेंगे। अगर तो देखे IMF ने इनको देना है बेल आउट पैकेज अगले 4 दिनों के अंदर, करेक्ट, उस बेल पैकेज की बुनियाद पर चाइना ने UAE ने इन्होंने तकरीबन 7.5 अरब डॉलर इनको देना है, उस बुनियाद पे उन्होंने दिया, तो ठीक है, वो मिल जाएगा। ये अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, महंगाई शंगाई रज के करके 30%, 25%, 28% करके ये मामला चलाने की कोशिश करेंगे। इन ख्वाहिश ये है कि अगले साल अगस्त के एंड तक असम्बलियां चले, ये तो ये चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जनाब इस साल सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो। अल्लाह क्या चाहता है वो आपको, अल्लाह पाक की जात आपको नजर आएगा, जो उसकी मखलूक है वो जो डिस्टर्बेंस का शिकार है, परेशानी का शिकार है। मैंने सुबह अंडे लेने भेजा मुलाजिम को, परसों मंगवाए थे अंडे तो 160 रुपए दर्जन थे, आज वो कहते हैं जी 210 रुपए दर्जन। अच्छा, मैंने कहा 40 दिन, एक दिन में, 2 दिनों में। फिर मैं एक पंखा पता किया था इलेक्ट्रिकल, वो जनाब 1100 का था, 11,000 का, 2 या 4 दिन पहले की बात। आज एग्जैक्ट वही पंखे की मैंने कीमत पता की तो वो 19,000 थी। अच्छा, ठीक है। आप हर चीज आप देखे ना, घी हो गया, ऑयल हो गया, 600-600 रुपए किलो हो गया, और आप देखिएगा ये 100-200 रुपए किलो जनाब फिर महंगा होगा अगले 10-15 दिन में। आपकी 15 तारीख को फिर ये पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, डीजल महंगा कर रहे हैं, बिजली महंगा कर रहे हैं, गैस महंगी कर रहे हैं, हर चीज महंगी कर रहे हैं। तो अल्लाह की प्लानिंग
ऊपर बैठी जो मुझे नजर आ रही है एक उसकी मखलूक की हैसियत से जो मैं देख रहा हूँ, जो हालात और वाकयात, नज़ायर और क्राइम, कि हमें किसी लॉन्ग मार्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आम ऐसे बाहर आएगी अगले 2-2.5 महीनों के अंदर अंदर कि ये छुपते फिरेंगे। अच्छा, अब सर अब सवाल एक है, वो ये है कि देखें, मेरी अर्ज सुने, जो कुछ ये कर रहे हैं ये मुश्किल फैसले हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और हम ये भी जानते हैं कि इन फैसलों के अंदर इनका वोट बैंक खासा मुतासर हो रहा है, होगा, और इससे यकीनी तौर पे इनको एक पॉलिटिकल डेंट पड़ेगा। अब ये इन्होंने कर तो लिया इस मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने, इसके करने का इनको फ़ायदा क्या है? चलिए ये बता दें, मैं नॉट बीइंग पार्ट ऑफ पीटीआई में आपको ओपिनियन चाहता हूँ, बीइंग ए पॉलिटिशियन में आपको ओपिनियन चाहता हूँ, हुआ क्या है? मुर्तजा साहब सुनो, मुश्किल फैसले नहीं है। मुश्किल फैसला तो ये हो गया। आसान फैसले क्या है? 8 करोड़ से 15 करोड़ का अपना स्विमिंग पूल तैयार हो रहा है वजीर आजम हाउस का। अच्छा जनाब, आपकी 20 गाड़ियां और जनाब तकरीबन 30-40 मोटरसाइकिल और 200 पुलिस अफसरान और मुलाजम एक क्रिमिनल मुजरिमा अपनी भतीजी को प्रोटोकॉल देने के लिए दे दिया। ठीक है जी। आपके जनाब कैंप ऑफिसेस 4-4, 5-5 आपके कैंप ऑफिसेस हो गए। आपके तकरीबन 1.25 अरब रुपए के आपने एड इश्तिहारात दे दिए पिछले 1.5 महीने के अंदर जनाब अमारात को। आपके 5 दौरे हो चुके हैं, 50 से लेके 75 अपने जाती खानदान के बंदों समेत, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए जनाब लग चुके हैं। आप अपनी अलियां तललियां तो रखें आसान फैसलों की सूरत में, और फैसले कहें कि जनाब ये है, और भाई आप फैसिलिटेट करो आवाम को, आप सब्सिडीज दो, आप सारा कुछ करो ना। ये आवाम को सब्सिडी दो, खाने पीने से लेके पेट्रोलियम मसनूआत तक, उधर नहीं देनी। सब्सिडी का खाता सारा अपने खानदान और अपनी जात के ऊपर है, ठीक है, फैसिलिटेट करने पे है। ठीक है। अच्छा, एक मैंने आपके सामने रख दी, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और, वो ये है कि कल से जो है, बल्कि खैर खबर तो पुरानी है, पीटीआई के बल्कि बहुत सारे और हलकों में भी ये कंसर्न पाया जाता है कि इमरान खान साहब की जान को शदीद ख़तरा है। बाबर साहब का एक बयान भी अवान साहब का सामने आया, 24 से 48 घंटे उन्होंने इंतहाई हसास करार दिए, ऊंची दीवारों का भी जिक्र किया। ये सारी कहानी है क्या? कुछ आप हमारे लोगों को ज़रा ईजी करके बता सकते हैं, एलेबोरेट कर सकते हैं, थोड़ा सा समझ जाए हम? मुर्तजा भाई, कोई बात ठकी छुपी है। लियाकत अली खान, जुल्फकार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, इन चारों ने क्या किया था? इन चारों ने इज्जत और एहतराम के साथ और पूरी जी हजूरी के साथ मुल्क दुश्मन ताकतों को, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को, उनकी पॉलिसीज को मानने से इनकार किया था, लेकिन पूरी इज्जत, एहतराम और ओबीडियंस के साथ सर झुका। इमरान खान साहब तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का, बल्कि दुनिया की हिस्ट्री के मुसलमान मुल्कों में शायद पहला जमहूरी लीडर है जिसने फ्रंट फुट पे आके डंके की चोट पे हाके पुकारे, दिन की रोशनी में पूरी इज्जत, वकार, एहतराम, डिग्निटी और जुर्रत के साथ जनाब इन सारों को, जनाब जो 3 ममालिक जिनके मुतल्लिक ने कहा ना कि इन्होंने मेरी हुकूमत उतारी है, उनको, उनसे दुश्मनी मोल ली, मुल्क की खातिर, इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ, इजराइल के साथ। नहीं तो इसमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है। मेरी बात कंप्लीट हो जाए। इजराइल को तस्लीम ना करने का 2021 का साल मुर्तजा साहब वो है जब इजराइल और यहूदी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने अमेरिका को आगे रख के तय कर लिया था कि जितने मुल्क रह गए जिन्होंने हमें तकसीम नहीं किया, उनसे हमने इस साल हाल में अपने आप को तस्लीम करवाना है, और वो कामयाब हो गए सिवाय पाकिस्तान के। यूएई से करवा लिया, ठीक है जी, सूडान से करवा लिया, बहरीन से करवा लिया। पाकिस्तान का प्रेशर इतना ज्यादा था इमरान खान साहब पे, पर इमरान खान साहब पे सदके जाऊं, वारी जाऊं, उन्होंने कहा जब तक फलस्तीनियों को उनका हक, फलस्तीनियों को उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक कोई सेटलमेंट नहीं मिलेगी, पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम नहीं करेगा। टक्कर दी उससे, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी जंग की, नामूस रसालत की पूरी जंग की, पाकिस्तान की नामूस की पूरी जंग से इंपॉर्टेंट नामूस मईशत ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की मईशत की नामूस की जंग लड़ी और उसको स्टेबल किया। ये चीजें कौन एक्सेप्ट करेगा? इसको अमेरिका से एक्सेप्ट करेगा? तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है इसके पीछे, आप ये कह रहे हैं? भाई कहने का मकसद ये है कि फिर इन ममालिक ने
बदला तो लेना है ना, ये तो बदला अभी ना हुआ कि खान साहब नीचे उतर गए और पाकिस्तान नहीं दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर बन गए हैं। लेकिन सर देखें ना, सवाल मेरा ये है कि अब ये इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के को गोरे ने यहाँ पे आके तो खुदा न खास्ता ऐसी कार्रवाई नहीं करनी कि इमरान खान के ऊपर हमलावर हो, किस तरह होगा ये? अगर जिस तरह आप कह रहे हैं उसी को हम तस्लीम कर लें। अल्लाह पाक की जात बड़ी है, ऊपर अल्लाह पाक की जात बैठी है। अब ये ना ज़ियाउल हक का दौर है, ना बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर है, ना ये लियाकत अली खान का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है। बच्चे बच्चे को पता चल जाता है और 10 मिनट के अंदर पता चल जाता है कि मुल्क के अंदर होने वाला फला फैसला, फला एक्ट, फला इवेंट, फला एक्टिविटी, उसके पीछे कौन है, क्यों है, कैसे है, बच्चे बच्चे को पता चल जाता है। ठीक है फयाज साहब, आप मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। अब प्रोग्राम में मेरे साथ ज्वाइन करें पीजे मीर साहब, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो पीजे साहब। सर, सूरत हाल सियासी जो है वो खासी गंभीर है और होती दिखाई दे रही है, और माशी सूरत हाल भी खासी अबतर है। IMF से बेल आउट पैकेज अभी नहीं मिल पा रहा। उम्मीद है, ख्याल है कि अगले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर कोई ना कोई पॉसिबिलिटी हो पाएगी तो मामला ज़रा थोड़े बेहतर होंगे। उसके कबल जो कुछ करना था वो हुकूमत ने कर लिया, सख्त फैसले ले लिए, जो चीज़ें बढ़ानी थी कीमतें बढ़ा दी उन्होंने। हो सकता है आदि और प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाएं। आप कैसे एनालाइज करें सूरत हाल को? बेल आउट पैकेज मिल गया तो, और अगर ना मिला तो? देखिए, नंबर 1 मैं आपको एक चीज बताऊं, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे बड़ी मिस कैलकुलेशन हुई है, सबसे बड़ी। और मैं आपको महसूस कह सकता हूँ, मैंने मियां नवाज शरीफ से पूछा जब मैं लंदन मिलने गया ये नो कॉन्फिडेंस से पहले, मैं कहा आई यू इन फेवर ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो उन्होंने मुझे कहा आई कांट आंसर दैट। मुझे पता था कि ही डिडंट वांट इट। ये बाकियों का शौक था कि नो कॉन्फिडेंस लेके, और इनका सारों का ये शोर था, ओ महंगाई को कर दो, ये कर दो, आओ ना करो। अब इंस्टेड ऑफ महंगाई की बात करने की ये लगे हुए नहीं जी उन्होंने ये किया, और भाई मैं कहता हूँ उन्होंने कर दिया, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो आए थे महंगाई को ठीक करने के लिए, तुम इसको ठीक करो, फॉरगेट द प्लेइंग गेम। अब तुम लोगों के आगे जाएगा, हो देखो ये करके। मैं कहता हूँ अगर तुम उनको रहने देते, जो सूरत हाल थी वो एक स्ट्रीम लाइन चल रही थी, भले इतनी अच्छी नहीं थी, चल रही थी, एक स्टेडी पेस पे चल रही थी। आपने आके ये जैमर डाला आम। द क्वेश्चन इज कि इस वक्त IMF आपके लिए बहुत मुश्किल कंडीशंस डालेगा। आपकी मैशत खराब हो गई है, और ये नहीं है कि ये 2 महीने में हुई है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो रही है। लास्ट 35 साल से ये काम है। ये मांगते हैं 3 साल का हिसाब, और तुम 35 साल का हिसाब लाओ ना भाईजान। 3 साल का क्या करते हो आप? 3 साल के अंदर ना मुल्क बनता है ना टूटता है। द क्वेश्चन इज कि पुरानी पॉलिसीज को जब आप लेके चलते हो, ग्रेजुअली आप उसको रेक्टिफाई करते रहते हो। आपकी जो ये PTI की पंजाब गवर्नमेंट थी, ये सारी इम्प्लीमेंटेशन पिछली गवर्नमेंट की लेकर चली थी, कंटिन्यूटी पॉलिसी है। अब क्वेश्चन है कि आप उसी पॉलिसी में चल रहे हैं, अब इसमें कोई बात करेगा नहीं। क्यों? जो मुद्दा है वो सारा आपने PTI पर डाल रहे। कल मुद्दा जो मेन गेम है, मैं आपको बताऊं, मैं आपका इसका जवाब देता हूँ IMF का। ये मुद्दा जो है ये पीपुल्स पार्टी डालेगी TMLN पे, ये पीछे हट जाएंगे, मुद्दा इस पे पड़ जाएगा, ये भाग जाएंगे। द क्वेश्चन इज, क्योंकि एंड ऑफ द डे लोगों को रिलीफ चाहिए, और रिलीफ इस वक्त IMF से उस वक्त मिलेगी कि आप कमा कहां से रहे। आपने पेट्रोल पे 30 रुपए कर दिया, पेट्रोल अभी जाएगा 280 रुपए पे। ये आप देखेंगे 200 क्या 300 रुपए जाएगा, क्योंकि आपकी इकोनॉमी इतनी वल्नरेबल और फ्रेजाइल है कि आपके पास कहां से पैसे आएंगे। सो बेसिकली आप इस वक्त बड़ी मुश्किल वक्त पे हैं। अच्छा सर, देखें हमारे थोड़ा व्यूअर्स को थोड़ा सा जरा एलेबोरेट, जरा आसान तरीके से करें। आपकी मियां साहब से मुलाकात होती है और आपको उसमें रिलक्टेंस शो होती है कि जी मियां साहब शायद इंटरेस्टेड नहीं थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, लेकिन वो आ जाता है। क्या पीपल्स पार्टी, क्या शहबाज शरीफ, या कोई और, हु वाज कॉलिंग द शॉट्स, हु हैज टेकन दिस डिसीजन? देखिए, इस वक्त मैं समझता हूं कि
द पर्सन हु इज कॉलिंग द शॉट्स इज आसिफ अली जरदारी। अच्छा उसने सारी शॉट्स की हैं, उसने ऐसा काम किया है कि इनको फंस खुद बैकफुट पे चले गए। मैच याद रखें मुर्तजा, मैच हमेशा पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का है। तो पीटीआई तो अब आई है यार 3-4 साल से, कितना क्या मैच है इनके साथ। केसेस आप दोनों ने एक दूसरे पर डाले हुए हैं, मैं पेट फाड़ दूंगा, आप पेट फाड़ के दोनों खाना खा रहे हैं। तो क्वेश्चन है, आप इतने बड़े बोल ना बोले कि जो कि आगे आपको हजम ना हो। इस वक्त जो आपने शॉर्ट्स की बात की, तो पीएमएल एक आपने देखा नहीं कि अब हम ये सारा फ्रेम हम खुद नहीं संभालेंगे। वो सही कहते हैं, वो क्यों संभाले, इनके हाथ, क्योंकि बाकी भी तो है ना अलायंस के अंदर। करेक्ट। तो ये आप आगे आज नोट कर ले मुर्तजा, जो मैं बात कर रहा हूँ आगे, और पीटीआई होगा, फिर मैं आपको बता दूं, ये मिलकर नहीं लड़ेंगे, ये इंडिविजुअल इनका वोट बैंक है। पीपल्स पार्टी का अपना नजरिया है, पीएमएलएन का अपना नजरिया है, और पीटीआई का अपना नजरिया है। पीटीआई के साथ ये लिबरल गवर्नमेंट है, ये पीपीपी शायद चल जाएगी, पीएमएलएन नहीं चल सकती है। तो आपकी बाकी पार्टी देखो ना क्यों गई है, ये लिबरल है। सो ये आपके आगे एक पॉलिटिकल टर्मोइल आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक नेशनल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन जब तक नहीं होगी और ऑन साउंड इकोनॉमिस्ट आप आगे नहीं चल सकते। बिकॉज ये पीटीआई का मसला नहीं है, नून का नहीं है, पीपल्स पार्टी या जो 11 सैटेलाइट का, आपका मसला है पाकिस्तान का। इसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे? ये एक ही तरीके से है कि आपके पास अच्छे इकोनॉमिस्ट हो, अच्छे लोग वो हो कि जो कि इकोनॉमी को टर्न अराउंड कर सकते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। फयाजुल हसन चौहान साहब, सर ये बताइए कि ये आजकल ऑडियो लीक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कभी जो है वो हम देखते हैं जरदारी साहब की ऑडियो कॉल सामने आ जाती है, वो लीक हो जाती है कोई मलिक रियाज साहब के साथ। फिर हम ये देख रहे हैं कभी कल से एक अंगूठी वाली चल रही है। ये सारा मामला है क्या, कुछ थोड़ा लोगों को बताएंगे? ठीक है, वो सफदर अवान साहिबा से पूछे ना, वो इस फील्ड की एक्सपर्ट है। लेकिन जो आपके चेयरमैन पे इल्जामात लग रहे हैं, वो इल्जामात तो भी थोड़े क्लियर करें ना, जरा बताएं लोगों को। मैंने एक ट्वीट किया था, वो 24 घंटों के अंदर ना 70K तक उसकी लाइकिंग गई थी ट्वीट पे। अच्छा, 70 क्या था? बेगम सफदर अवान दुनिया की वो शरीफुल नफ्स खातून है जिनके पास बहुत से मर्दों की गंदी वीडियोस है, ठीक है ना। अच्छा। और वो खुद अपना ये दावा कर भी चुकी है ना, एक दफा नहीं 20 दफा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये वीडियो ना, एक बात मेरी सुन लें, ये फ्लॉप हो गया है। ऑडियो वीडियो की सियासत फ्लॉप। अब पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे कोई कहना किसी को ऑडियो या वीडियो पे ब्लैकमेल कर लेगा, नॉट एट ऑल। डिफ्यूज हो गई है ये वाला टैक्टिक्स और ये वाला टूल, ये खत्म हो गया, फिनिश, कोई वैल्यू नहीं रही। फेक है यार, दुनिया जहान की टेक्नोलॉजी मौजूद है मुर्तजा भाई, जो कुछ मर्जी मखलूक है जनाब, आप किसी का जो भी चला दो, ऑडियो भी चला दो, वीडियो भी चला दो। तो अब इस चीजों में तो हम ना आते हैं ना हमें कोई टेंशन है। और फिर मलिक रियाज साहब की आज तमाम अखबारों में फ्रंट पेज के ऊपर खबर लगी हुई है कि मेरी बेटी के हवाले से जना फेक जना वो वीडियो बनाई गई है, और उस वक्त रियाज की आवाज बता रही है यार वो फेक किस्म की है। ये बेगम सफदर अवान साहिबा का शौक है, उनका इस शौक है कि ऑडियो और वीडियो मुखालफीन की माँ, बहन, बेटी, उनकी जाती जिंदगियों के हवाले से ये सारा करना, ये उसका मशगला है भाईजान। उससे पूछो कि ये किधर से आई, कैसे आई, क्यों बनी, किसके जरिए से बनाई, बनाने में कौन टेक्नोलॉजी, कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा पैकेज यूज हो रहा है आजकल का, ये वही बता सकती है। ठीक है पीजे मीर साहब, सर यही सवाल आपसे, ये बहुत ट्रेंड चल पड़ा है, शायद टेक्नोलॉजी की वजह है या सियासत के पैंतरे बदलते जाते हैं या नया तरीका आते जाते हैं, ये ऑडियो और वीडियो कॉल वाले जो मामलात या जो लीक वाले मामलात हैं, हाउ डू यू सी दिस ऑल? पीजे साहब, आपने माशाल्लाह बड़ा अरसा सियासत देखी है, हुकूमतें आती जाती देखी हैं, बड़े सियासतदान देखे हैं, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? देखें, नंबर वन, ये जो वीडियोस होती हैं या ऑडियोज होती हैं, ये ट्रैपमेंट होती हैं। नंबर वन, ये मैं समझता हूँ कि इसको किसी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती हैं ये, क्योंकि आप किसी की कंसेंट से अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन विदाउट कंसेंट आप कर रहे हैं, ये इलीगल है, ये टोटली इलीगल है। आज इसको कहते हैं एंट्रैपमेंट, और ये एंट्रैपमेंट जब आप करते हैं दिस टैंटमाउंट्स टू ब्लैकमेल, तो बेसिकली ये एक हमने देखा कि बाहर के मुल्कों में ये करते हैं, लेकिन वो एडमिसिबल ही नहीं होती है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, क्योंकि आजकल ऐसी सॉफ्टवेयर आगे हुए हैं
कि किसी की आवाज का पता ही नहीं है, किसी की आवाज का क्या है। वो जरदारी साहब की और मलिक रियाज की आई वीडियो, उसके अंदर उन्होंने टोटल डिनाई कर दिया कि जी ये इनकी वीडियो नहीं है। लेकिन जितना मैं जरदारी साहब को जानता हूँ और जितना मैं मलिक रियाज को जानता हूँ, मुझे तो वो आवाज लगी थी। अब डिनाई हो गया, लेकिन ये वीडियो एक फॉर्मर प्रेसिडेंट की वीडियो किस तरह लीक हुई है, मुझे बताए ना, ये किस तरह लीक हो गई है। तो द क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो वो कहते हैं जी कि हाँ ये टेपर हुई भी है या ये फिक्स हुई भी है वीडियो। बट एट द एंड ऑफ द डे इतने बड़े आदमी की पब्लिक आना और उसको टैप करना मेरे लिए एक हैरानगी की बात है कि आप एक दिन बात करते अगले दिन निकल आती है आपकी बात। ये क्या हो गया भाई? And by the way, what is Malik Riyaz got to do with it? The end of the day. So ये इसमें हमें ना जाना चाहिए, ना इस पे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जो लाता है लेके आए और जिसने जवाब देना है वो खुद अपना जवाब दे। लेकिन ये जो एक मेरी नजर में ये गंदी रवायत है, इस रवायत पे मत चले। हमारे अगर तो हमने अपने पार्लियामेंटेरियंस को रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल जब हम एड्रेस करते हैं ऑनरेबल मेंबर, तो फिर उसको ऑनरेबल रहने दे। ये किस गन में ना जाए, कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव। तो इसके अंदर ये होता है कि आप फ्यूचर जनरेशन को आप उसको क्या कह रहे हो कि हमारे पास यही पॉलिटिक्स रह गई है, क्या हमारे पास और कोई पॉलिटिक्स नहीं है? यू नो ये जो कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, फॉर एग्जांपल वो इमरान खान की। अच्छा पीछे साहब, मेरा एक मेरा सवाल है, एक इसी जगह पे, वो ये है कि जिस तरह या जिस लेवल की पॉलिटिक्स का आप जिक्र कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं गंदी सियासत या गंदी पॉलिटिक्स है, ये जब लोगों तक जाती है या ग्रास रूट लेवल तक जाती है तो लोग बहुत अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो जाता है कि यार देखो हमारे लीडरान क्या कर रहे हैं, किस तरह के कर रहे हैं, भला ताकि उसका किसी भी जमात से ताल्लुक हो। ओवरऑल इस सारी सिचुएशन ने मुल्क में बड़ा अनरेस्ट क्रिएट किया है और साथ ही साथ जो इक्तिसादी मामला हैं उसने अनरेस्ट क्रिएट किया है। फिर उसके बरक्स लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं, बिजली नहीं आती। यानी ओवरऑल हम पॉलिटिक्स देखें, हम इकॉनमी देखें, हम पॉलिटिक्स के ऑप्टिक्स देखें, हम सिक्योरिटी के मामला देखें, जितनी भी चीज़ें हैं दे आर नॉट हेडिंग इनटू ए पॉजिटिव और एन अफर्मेटिव डायरेक्शन। व्हाई एंड इज देयर एनी स्टॉप टू इट? देखें, इसके दो तरीके हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब है ना इधर? जी सुन रहे हैं वो आपको। जी सुन रहे हैं वो आपको। ओके, नंबर 1 मैं चौहान साहब को कहता हूँ, चौहान साहब आपने ये बड़ा गलत काम किया है, आपने पता नहीं क्या बेड़ा गर्क कर दिया है। तो चौहान साहब कहते नहीं मैंने नहीं किया। तो फिर मैं क्या करूंगा? चौहान साहब मेरे पास आपकी वीडियो है, अब मुझे बताओ ये पॉलिटिक्स हमने करनी है? और भाई जिससे आपने सवाल करने डायरेक्ट सवाल करें और उससे जवाब लें। तो जवाब नहीं देगा तो मेरे पास वीडियो पड़ी है, मैं ये कर दूंगा। और भाई ये बड़ी गंदी पॉलिटिक्स है, ये हर एक के लिए गंदी है, पूरी पार्टीज के लिए गंदी है। आप इससे मत जाएं। आप कौमी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपने आगे लोगों की खिदमत हल करनी है। तो जब आप एक दूसरे को इस तरह गंदा करके आप आओगे तो यू रियली थिंक यू विल हैव रिस्पेक्ट अमंग्स द पीपल? नो, आपको लोग नहीं कभी रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि आपका लेवल ही इतना गंदा नीचे गिरा हुआ है। तो मैं समझता हूँ इससे रिफ्रेन करें और एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन पे जाएं। हाँ, एक दूसरे पर दबा के तनकीद करो, जो मर्जी करो, लेकिन ये जो पर्सनल, जिस तरह मैंने कहा कि वो एक मुझे इतना अफसोस हुआ कि पता नहीं किसने कहा था कि भाई वो इमरान के बच्चे 2 बेटे बाहर बैठे, हाँ उनको वो यार उनका न ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ, ना वो यहाँ रहते हैं ना उन्होंने आना है, वो वहाँ रहते हैं, उनका काम उधर है, फैमिली उधर है, पॉलिटिक्स में नहीं। उसको क्यों कुचल रहे हो, क्यों कर रहे हो? देखो ना। और इसी तरीके से मैं इसको हसन और हुसैन का भी कहूंगा, इनका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान से, इनको छोड़ दो। ये बाहर बिजनेस कर रहे हैं, इनको बाहर रहने दो। एंड यू नो उनको आप मुलव्वस ना करो किसी चीज के अंदर, बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। आप उनके साथ बात करो या उनको पकड़ो जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ। तो वहां हम करते नहीं है, हम इनडायरेक्ट हिट्स मारते हैं लेफ्ट राइट इन सेंटर, इसका फायदा कोई नहीं है। देखो ना, और मैं आपको एक चीज बताऊं, आपकी तलखियां इतनी होती हैं कि मुझे अफसोस होता है इसको रिपीट करते हुए कि मैं पेट फाड़ दूंगा। रीगल चौक के ऊपर शहबाज साहब कहते हैं पेट फाड़ दूंगा। यार आज आप पेट ना फाड़ा, आप तो कुछ बैठ के खाना खा रहे। तो क्वेश्चन है, आप उस लेवल पे मत जाएं कि आगे आपको शर्मिंदगी हो, कोई भी हो, आप उस लेवल पे मत जाओ। क्योंकि सियासत में डिफरेंसेस होते हैं,
इख्तलाफात होते हैं और होने चाहिए, क्योंकि हर एक का एक अपना ओपिनियन है, लेकिन ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे इंसल्टिंग नहीं होना चाहिए। इंसल्टिंग नहीं होना चाहिए। फयाज साहब, मेरे पास 2 मिनट हैं सर, थोड़ा समराइज करें मौजूदा सूरत हाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से है। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि थोड़ा सा चीज़ों को होल्ड किया हुआ है, एट रेस्ट किया हुआ है पीटीआई ने, कप्तान ने जिस किस्म का मोमेंटम कैरी हुआ था अब से कोई 15-20 दिन पहले तक, वो थोड़ा सा रुका है। क्या प्लान है, क्या सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? फयाज साहब आपकी आवाज मैं सुन नहीं पा रहा। करके जी आपको आवाज, जी मैं सुन पा रहा हूँ, प्लीज बोलिए। ये जो 14,000 रुपया एहसास प्रोग्राम का गुरबा का खत्म किया, आपके जनाब राशन खाने बंद कर दिए, लंगर खाने बंद कर दिए, आपके मेज का, ट्रांसजेंडर्स का, अपाहजों का, आपके बूढ़ों का जो भी फैसिलिटेशन थी वो खत्म कर दी और 2,000 रुपया रख दिया। उसमें बड़ी दिलचस्प बात बताऊं आपको, आज मैंने टैंकी फुल की, मैंने जनाब महीने की ग्रॉसरी ली, मैंने बच्चों की फीस अदा की, मैंने कोई बिल शिल अदा किए, तो 2,000 में से जो ना मेरे को 50 रुपए बच रहे थे। मैंने इस ख्वाहिश के इस 50,000 की ना मैं तर्जमान जो है ना इस वक्त नून लीग की मरियम औरंगजेब, इनके लिए सूट खरीद लूं अच्छा सा, वो सूट इनको मैं गिफ्ट कर दूं। और पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ जो ना ये मजाक करने लगे हुए हैं। वो आप तो उस कैटेगरी में नहीं आते सर, वो 40,000 से नीचे वालों के लिए, उनके लिए बड़े मायने रखते हैं वो 2,000। तो 2,000 रुपया जो आजकल झुग्गी में रहने वाला भी ना उसका कम से कम 20 से 25-30 हजार रुपया महीने का खर्चा है। इनको शर्म आनी चाहिए, ये 2,000 का जो इंसेंटिव लेकर आए हैं ना, और फिर आगे से बातें सुने। मैं अभी एक तकरीर सुन रहा था साहब बहादुर क्राइम मिनिस्टर मकसूद चपरासी साहब की, वो तुर्की से वापस आने के बाद ना वो ताजरों के साथ बैठे तकरीर कर रहे, कहते हैं मैं वहां पे गया, मैंने वहां पे तुर्की की लीडरशिप को कहा जनाबे वाला ये मत समझिएगा कि मैं आपसे पैसे मांगने आया हूँ, मैं पैसे मांगने नहीं आया, मैं आपसे ताउन करने आया हूँ। वो क्लिप देखा, मैंने भी देखा। लोग हमारे सरों पे मुसल्लत है, अल्लाह हिफाजत करे इस मुल्क का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।